नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना कोई साल भर पुरानी है, लेकिन खुलासा हालिया है, हाल फिलहाल का है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला वाराणसी, थाना दशाश्वमेध घाट से आप परिचित होंगे। वो जिस थाना क्षेत्र में है, उस थाना क्षेत्र का नाम भी, उस थाने का नाम भी दशाश्वमेध है। दशाश्वमेध थाने पर 3 अगस्त 2024 को, यानी कोई साल भर पहले 3 अगस्त 2024 को कुछ लोगों ने आकर ये शिकायत क्या की, एक सूचना दी कि साहब हमारे घर का लड़का, जिसका नाम विशाल था और वो चोलापुर के कटारी गांव का रहने वाला था और शीतला घाट के एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान पर काम करता था। वो दुकान से ही शाम को करीब 5 बजे चला गया। उसके बाद से उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है। हम लोग परेशान हैं, उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। सारे यार दोस्तों से उसके बारे में जानकारी कर ली, कहीं से जानकारी नहीं मिल रही है। खैर, दशाश्वमेध थाने ने गुमशुदगी यानी मिसिंग रिपोर्ट लिख ली। उसमें वही चीज़ें, क्या पहने हुए था, क्या रंग है, क्या कद काठी है, क्या उम्र है, ये सब चीज़ें सामान्य रूप से, और एक फ़ोटो, ये गुमशुदगी के लिए मांगी जाती हैं, क्योंकि उसका एक फॉर्मेट होता है जो थानों पर गुमशुदगी लिखे जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजा जाता है। दूसरा, इश्तहार छपवाए जाते हैं। इश्तहार छपवा के सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और बड़े चौक चौराहे, टैक्सी स्टैंड, इन सब जगहों पर लगाया जाता है कि साहब ये व्यक्ति है, फलां तारीख से गायब है, इसके बारे में कोई सूचना अगर किसी को मिले तो नीचे लिखे हुए नंबरों पर बताए। और वो नंबर थाने के होते हैं, थाने के सुपरवाइजरी अफसर डीएसपी के होते हैं, और कभी कभी जिला कंट्रोल रूम के नंबर भी उस पर लिखाए जाते हैं। बहरहाल ये प्रोसेस उन्होंने पूरी कर दी। उसके बाद 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 10 दिन हो गया और महीना हो गया। परिजन दौड़ते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा पुलिस पर। एक लाइन का जवाब पुलिस, कहीं की भी पुलिस हो, मैं दशाश्वमेध या वाराणसी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस कहीं की भी हो, वो ये कहेगी कि भाई 24-25 साल का था, एडल्ट था, बालिग हो गया था, पता करो किससे उसके संबंध थे, किसी लड़की के साथ भागा होगा। ये स्टैंडर्ड जवाब है थाने पर कार्यरत किसी भी दीवान से लेकर प्रभारी निरीक्षक तक। लड़की का भी अगर इसी तरह लोग डरते सुबकते ये सोच के कि बदनामी होगी, 20-22 साल की लड़की की गुमशुदगी लिखाने जब जाते हैं, तब भी यही एक लाइन का जवाब कि बड़ी हो गई थी, बालिग हो गई थी, वयस्क हो गई थी, आप लोगों को पता नहीं, वो किसी न किसी से चक्कर रहा होगा और वो उसी के साथ भागी होगी। पता करके ये बताइए, नंबर ले आइए कि किसके साथ उसका चक्कर था, हम तब ट्रेस करके बताएंगे कि कहाँ पर है। मतलब 1 मिनट में किसी की इज्जत को तार तार करने में थाने पर बैठे थानाधिकारी, मुंशी से लेकर प्रभारी निरीक्षक तक 1 मिनट भी देर नहीं लगाते। ऐसे लोग हमारी सुधी श्रोताओं में या जो भी सुन रहे होंगे, जो कभी थाने में किसी की गुमशुदगी लिखवाने गए होंगे, बच्चों को छोड़कर। बच्चों में थोड़ा सा अब चूँकि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अगर बच्चों के साथ कोई कुछ गलत हो जाए या उनकी लाश मिल जाए तो एक कानून व्यवस्था की स्थिति हो जाती है, इसलिए पुलिस उसमें ज़रूर थोड़ा सा तेज़ी दिखाती है। बहरहाल, विशाल के गायब होने की सूचना दशाश्वमेध थाने ने नोट कर ली, लिख ली और एक उसकी रिसीट दे दी कि इतने बज के इतने मिनट पर जीडी नंबर, जनरल डायरी नंबर इतने क्रमांक पर इसकी एक मिसिंग की सूचना लिखी गई और एक सब इंस्पेक्टर को अलॉट कर दिया गया कि आप ज़रा मौके पर जाकर इसकी डिटेल्स इकट्ठा कर लीजिए।
90% केसेस में सब इंस्पेक्टर मौके पर जाता ही नहीं जब तक कि बड़ा दबाव न हो, जोर न हो, कोई उसमें नेता नगरी का फ़ोन न आया हो, किसी वरिष्ठ अधिकारी के रेफरेंस से किसी ने बात न की हो, तो वो वहीं बैठे बैठे लिख देते हैं कि पता किया वो घर से निकला था और ऐसा लगता है कि किसी लड़की के साथ वो भाग गया होगा। एक लाइन का जवाब, एक लाइन का पर्चा। बहरहाल लोग टहलते रहे, घूमते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे कि साहब पता करिए, पता करिए, पता करिए, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। अल्टीमेटली 5 जुलाई 2025 को, यानी गुमशुदगी लिखाने के 11 महीने बाद, परिजनों ने कोर्ट का यानी अदालत का रुख अख्तियार किया। जब थाने पर कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती तो पहले सीआरपीसी में जो प्राविधान था वो 156 इन ब्रैकेट्स 3 यानी 156(3) का प्रावधान था सीआरपीसी में। मुकदमेबाज लोग इस सेक्शन को खूब अच्छी तरह जानते हैं। किसी को फंसाना हो, अगर किसी के खिलाफ मुकदमा लिखाना हो, जैसे अगर गांव में कोई लड़का होनहार है, किसी भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, पटीदार को ये पूरी आशंका हो गई कि ये सरकारी नौकरी में चला जाएगा या बहुत तेज़ है, उसके पीसीएस आईएएस होने के चांसेस बहुत अधिक हैं, तो ऐसे क्या लिखा दें उसके लिए? पढ़ने वाला लड़का है, गांव कम आता है, बाहर तैयारी करता है, तो एक प्लॉट बनाते हैं कि साहब फलां तारीख को आए थे और फलां को उन्होंने गाली दी या फलां लड़की से, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की, हम थाने पर कई बार गए लेकिन मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। तो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के यहाँ 156(3) उसको कहते हैं, तब कहते थे। बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसकी धारा बदल के 175(3) हो गई है। उसकी केवल एक प्री रिक्विजिट है कि एक एफिडेविट देना होगा कि मैंने इस संबंध में स्थानीय थाने को फला फला तारीख को सूचना दी थी, लेकिन थाने ने कोई एफआईआर न लिखी, न ही कोई कार्रवाई की, लिहाजा मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन लोगों के विरुद्ध एफआईआर लिखाने का आदेश थाने को दे। तो बहरहाल इन लोगों ने थाने पे एप्लीकेशन भी दी थी, गुमशुदगी भी लिखाई थी, बार बार गए भी थे और इन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया और 175(3) बीएनएसएस में एक एप्लीकेशन दी, जिस पर 5 जुलाई 2025 को कोर्ट ने 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम करने का आदेश कर दिया। ये 2 लोग कौन थे कि छोटे लाल और अंकिता कुमारी, इन दोनों को नामजद किया गया। अंकिता कुमारी और छोटे लाल ये भाभी देवर थे। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया उन लोगों ने। अब जब कोर्ट का आदेश हुआ, एफआईआर लिखी गई, चूँकि एफआईआर की मॉनिटरिंग होती है। रिव्यू मीटिंग में सर्किल अफसर, एडिशनल एसपी यानी एसपी सिटी या एसपीआरए या एसएसपी या डीसीपी या पुलिस कमिश्नर रिव्यू करता है कि ये इस मुकदमे में क्या हुआ। तो लिहाजा जैसे ही मुकदमा कायम हुआ, वैसे ही जो इमीडिएट सुपरवाइजरी अफसर थे, एसीपी दशाश्वमेध, डॉक्टर अतुल अंजान, उन्होंने नंबर लिए उसके, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था उनके भी नंबर, गुमशुदा के भी नंबर, इनको लिया और इनकी सीडीआर निकाली तो ये पता लगा कि लापता होने के पहले विशाल की बात अंकिता से हुआ करती थी। अंकिता जो महिला थी, विशाल तो शादीशुदा नहीं था, लेकिन वो उसके दोस्त की पत्नी थी अंकिता। उससे उसकी बात गुमशुदा होने यानी साल भर, जब वो जिस दिन गुमशुदगी उसकी लिखी गई 3 अगस्त 2024 को, उससे 4 महीने पहले तक उससे लगातार बात होती रही। और इसी फ़ोन पर, विशाल के इसी फ़ोन पर जिसका सीडीआर निकाला गया था, उसमें अंतिम कॉल अंकिता के रिश्ते के भाई वीरू का अंतिम बार फ़ोन आया था। तो पुलिस को अंदाज हो गया कि अंतिम फ़ोन ये, और जिस महिला से 4 महीने से दिन रात बात की जा रही है, बात इन्हीं लोगों के बीच में होगी।
पुलिस को कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। उसने देवर यानी वीरू को बुलाया और महिला को भी वो पकड़कर थाने पर ले आए। पूछताछ की जाने लगी। ये लोग बहुत देर तक पूछताछ के आगे टिक नहीं पाए और पूरी बात बता दी। उन्होंने सारी बातें कबूल कर लीं और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एडीसीपी सरवन टी ने बताया कि वीरू ने अपनी भाभी के साथ विशाल को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था और तभी से वीरू विशाल को मारने की प्लानिंग कर रहा था। 3 अगस्त 2024 को विशाल को फ़ोन करके उसने पांडेपुर चौराहे पर बुलाया। फिर अपने दोस्त दिलीप की पल्सर से तीनों आशापुर गए। ये शहर से बाहर की तरफ का इलाका है और बड़ा नोटोरियस इलाका है बनारस का। पांडेपुर चौराहा और ये आशापुर, ये सब वहाँ पर अपराध और अपराधियों की ज़्यादा, क्योंकि ये बाद में देहात और शहर का मिश्रण है और बाद में डेवलप हुआ था, लिहाजा वहाँ पर ये क्या बोलते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहा करते हैं। फिर वो आशापुर गए, वहाँ इन लोगों ने शराब पी और फिर रामचंदीपुर में गंगा के पास ले जाकर और फिर विशाल को चाकुओं से बुरी तरह से गोद डाला और उसे वहीं पर बढ़ती हुई चढ़ी हुई गंगा में उसे फेंक कर चले आए। अगस्त की बात है 2024 की। एडीसीपी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि 1 साल पहले हत्या के बाद शव मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी, कि साल भर पहले बढ़ी हुई या बहती हुई, उस समय गंगा बढ़ी हुई थी, बहाव बहुत तेज़ था, उसी समय इन लोगों ने शव को गंगा में फेंकने की बात कही थी। तो उसकी संभावना बहुत कम थी कि अब वो लाश कहीं पर मिलेगी। लेकिन सिस्टम तो अपनी जगह पर है, करने वालों ने उसका सत्यानाश पीट रखा है। एडीसीपी ने बताया कि हमने गंगा के किनारे किनारे बनारस से बलिया तक के थानों में एक सूचना भेजी, गाजीपुर से बलिया तक गंगा के किनारों पर एक सूचना भेजी कि हमारी 3 तारीख की गुमशुदगी में ये पैंट, ये शर्ट, ये शक्ल, ये सूरत ये लिखी हुई थी। 3 तारीख के बाद अगर आपके यहाँ इससे मिलती जुलती कोई अज्ञात शव, अज्ञात लाश मिली हो तो तत्काल इसके बारे में सूचना दी जाए। फ़ौरन पता लग गया। गाजीपुर ज़िले में गंगा के किनारे एक थाने पर 5 अगस्त यानी 3 की गुमशुदगी थी और 5 अगस्त 2024 को एक लाश उतराई हुई मिली। लोगों की सूचना पर पुलिस वहाँ पर गई और उसने लाश को बरामद किया, उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस थाने पर मिल गई। बॉडी के कपड़े उतार लिए जाते हैं। मैं बहुत बार, सैकड़ों बार बता चुका हूँ, पोस्टमार्टम से पहले शरीर में जो भी कपड़ा हो, जो भी गहने हों, ये सब उतार के उसकी पोटली बना के संबंधित थाने को उसके ऊपर स्केच पेन से मुकदमा अपराध संख्या लिख के उसे थाने में जमा कर दिया जाता है, ताकि कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो उसे देखकर पहचाना जा सके। जैसे ही ये पता लगा कि वहाँ लाश मिली थी, पीएम उसका हुआ था, कंसर्निंग थाने से पीएम रिपोर्ट मांगी गई, वो पोटली इनके घर वालों को दिखाई गई तो कपड़े वही पहने हुए था वो जो विशाल ने अंतिम दिन उसे पहना था। लावारिस लाशों के बारे में एक हाई कोर्ट का आदेश है कि जब भी कभी लावारिस लाश मिले तो उसकी डीएनए सैंपलिंग ज़रूर कर ली जाए, किसी की भी हो, बच्चे की हो, बूढ़े की हो, जवान की हो, डीएनए सैंपलिंग करके उसको सुरक्षित रखा जाए, ताकि बाद में अगर कोई उसको क्लेम करता है तो डीएनए की जांच करा ली जाए और देख लिया जाए कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है ये उसी का शव है या किसी दूसरे का। उसी आदेश, हाई कोर्ट के उसी आदेश के तहत इस बॉडी का भी डीएनए सैंपल सुरक्षित रखा गया था और अब उसका डीएनए कराया जाएगा, उसके माँ बाप से उसके डीएनए को मिलवाया जाएगा, ताकि जो बात कही गई है कि 3 तारीख को हम लोगों ने मार के उसे फेंक दिया था गंगा के रामचंदीपुर में, उसे गंगा में बहा दिया था या फेंक दिया था, ये बात साबित हो जाए। तो अब उसकी डीएनए के लिए
वो भेजा गया है और डीएनए कराया जाएगा और इन दोनों को, उसको वीरू को और उसके दोस्त को, दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आज की घटना देखिए, आज की घटना में एक नवयुवक की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसके संबंध एक महिला से थे और उस महिला के एक रिश्ते के देवर ने उस युवक और अपनी भाभी के बीच आपत्तिजनक अवस्था में उनको दोनों को उसने देख लिया था और फिर उसने प्लान करके उस युवक यानी विशाल की हत्या कर दी। इस पूरी घटना में अफसोस इस बात का है कि पुलिस ने 1 साल लगा दिए इस घटना का पता करने में और अपराधियों को पकड़ने में। जिस दिन वो गायब हुआ यानी 3 अगस्त 2024 को, उसी दिन दशाश्वमेध थाने में उसकी गुमशुदगी यानी मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी गई। मिसिंग रिपोर्ट यानी गुमशुदगी को कभी भी कम से कम उत्तर प्रदेश में जो पुलिसिंग की व्यवस्था है उसमें बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि उसका रिव्यू नहीं होता है। और जब कभी रिव्यू होता है इसका, जैसे मान लिया कोई एसपी सिटी या एसएसपी उसने क्राइम मीटिंग की और उसकी निगाह अचानक किसी थाने के इस रिकॉर्ड पे पड़ी कि 1 महीने में यहाँ पर 4 गुमशुदगी लिखी गई है, तो वो फिर एक आदेश करते हैं कि ज़िले में साल भर में जितनी गुमशुदगी लिखी गई है उन सब का आप नक्शा बना के दीजिए। नक्शा का मतलब उसका डिटेल बना कर दीजिए और ये देखिए कि उनमें से कितने वापस आ गए और कितनों का आज तक पता नहीं लगा। और जब उसका वेरिफिकेशन होता है तो 60% से ज़्यादा लोग वापस आ जाते हैं। न वो पुलिस को सूचना देते हैं कि जिसकी मैंने गुमशुदगी लिखवाई थी वो वापस आ गया है, न पुलिस वाले को ये फुर्सत है कि हमारे रिकॉर्ड में जो गुमशुदा है उसका स्टेटस क्या है। आप इसी से अंदाज़ लगा लीजिए कि इसको कितना सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि उसका रिव्यू नहीं होता, किसी लेवल पर उसका रिव्यू नहीं होता और पुलिस यही समझा के भगा देती है कि एडल्ट था, वयस्क था, जवान था, लड़के या लड़की दोनों के लिए कहते हैं कि किसी के साथ चले गए होंगे। आप ये पता लगाइए कि किसके साथ गए होंगे, आपको पता होना चाहिए किससे संबंध थे, उसका मोबाइल फ़ोन ले आइए और तब हम बताएंगे कि वो कहाँ पर है। बिल्कुल सेट जवाब है, एक लाइन का यही जवाब है। और थाने पर परिजन चक्कर लगाते रहते हैं, पुलिस का वही रटा रटाया जवाब। और नाबालिग, ऐसा अगर नाबालिग बच्ची अगर कोई गायब होती है तब पुलिस हाथ पैर मारती है, क्योंकि उसे पता है कि ये नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी हम लिख रहे हैं, ये गायब हुई है, 2-4 दिन में अगर इसके साथ कोई खराब स्थिति मिलती है या उसका शव मिलता है, उसके साथ कोई बलात्कार की घटना हो जाती है तो बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, भीड़ इकट्ठा होगी, जाम होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, पत्थरबाजी होगी, सरकारी वाहन तोड़े जाएंगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जाएगा, तब लोगों की नींद टूटेगी और फिर ये देखा जाएगा कि भाई 4 दिन पहले जब इसकी गुमशुदगी लिखी गई थी तो क्या क्या प्रयास किए गए और क्या उस प्रयास के बारे में जानकारी गुमशुदा के घर वालों को दी गई थी कि नहीं दी गई थी, और तब पुलिस वालों पे कार्रवाई होती है। 100% जब इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ये कोई नहीं चाहता है, चाहे ज़िले का एसपी हो, चाहे प्रदेश का डीजी हो, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई, पता लगाना शुरू हुआ तो किसने गुमशुदगी लिखी थी, किसने टाल दिया था, कौन नहीं लिख रहा था, इन सब की नीड़ विश्लेषण में जिसकी भी घटना में संलिप्तता पाई जाती है या लापरवाही पाई जाती है उसके विरुद्ध एक्शन किया जाता है। दूसरा ये है कि जैसे ही आप गुमशुदगी लिखाते हैं, एक प्रोफार्मा है, गुमशुदगी की फ़ोटो छपेगी, उसका नाम, पता ये सब दिया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर फ़ोटो चस्पा की जाएगी। ये गश्ती उसे कहते हैं, गश्ती तलाश गुमशुदा, ये उसका वर्ड है जो आज भी यूपी पुलिस में इस्तेमाल किया जाता है। चस्पा किया जाएगा यानी चिपकाया जाएगा सार्वजनिक स्थानों पर, और एक कॉपी उसकी डीसीआरबी को, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजी जाती है। डिस्ट्रिक्ट डीसीआरबी एक छोटी सी यूनिट है जो एसएसपी ऑफिस में बनी रहती है, एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 4-6 सिपाही उसमें होते हैं। उसमें जो सूचनाएं हैं अपराध की, जैसे चोरी के वाहन की सूचनाएं, गुमशुदा लोगों की सूचनाएं, लावारिस लाशों की सूचनाएं, ये सब सूचनाएं वहाँ पे इकट्ठा होती हैं
और फिर उसी फॉर्मेट में वो SCRB यानी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भेज दी जाती है। और दूसरे ज़िलों से प्राप्त अज्ञात लाशों की, दूसरे ज़िलों से प्राप्त, आसपास के ज़िलों से प्राप्त गुमशुदा की, ये भी उसी ज़िले के DCRB में इसकी सूचना कलेक्ट की जाती है, इकट्ठा की जाती है। पर्पज़ ये होता है कि अगर एक गुमशुदा है और उसी हाल हुलिया का या कपड़े का कहीं लावारिस लाश मिल जाती है तो उसको कनेक्ट करके संबंधित को बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बनारस के दशाश्वमेध में 3 तारीख को लिखाई गई गुमशुदगी और 5 को गाजीपुर के एक थाने में गंगा के किनारे ये लाश मिल गई। तो गाजीपुर वाले ने अपने DCRB को भेजा, उस DCRB से SCRB गया, SCRB से गश्त जो उसकी गश्ती निकलती है वो वाराणसी के DCRB को भी आया और गाजीपुर के भी DCRB को आया। यानी दोनों छतों के नीचे काम करने वाले DCRB यानी डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो कर्मचारी हैं उनको उनके पास दोनों सूचनाएं हैं, लावारिस लाश की भी और गुमशुदगी की भी, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं होती क्योंकि इसका कभी रिव्यू नहीं किया जाता। ये अनइम्पॉर्टेंट क्राइम है, इसलिए इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अन्यथा अगर वीकली या मंथली ये देख लिया जाए कि ये गुमशुदा लोग हैं और ये लावारिस लाशें हैं, किसी में कोई समानता तो नहीं है, तो फिर शायद ये काम बहुत जल्दी हो जाता। इसी में देख लीजिए 3 अगस्त को गुमशुदगी लिखी गई, 5 को बगल के ज़िले में गाजीपुर में लाश बरामद हो गई। दोनों की सूचना दोनों के DCRB पर हुई है, होगी, ज़रूर होगी, हर हाल में होगी क्योंकि इसकी SOP है। लेकिन किसी को फुर्सत नहीं थी कि वो इसको मैच करे। जबकि किसी ज़िले के DCRB में जैसा मैंने बताया एक प्रभारी होता है, जनरली सब इंस्पेक्टर प्रभारी होते हैं, लेकिन बड़े ज़िलों में जहाँ इंस्पेक्टर बहुतायत में होते हैं एक DCRB का प्रभारी बना दिया जाता है, उसके अंडर में एक आध सब इंस्पेक्टर और 10-12 सिपाही होते हैं। लेकिन किसी को काम से मतलब नहीं होता, वो यहाँ समय काटने आते हैं और इसे पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता है। या जो दूसरे धंधे में लगे हुए सिपाही हैं, जीप चलाने वाले, वाहन चलवाने वाले, कोई बिजनेस करने वाले, वो चुपचाप DCRB में अपने सारी ताकत का इस्तेमाल करके DCRB में पोस्टिंग करा लेते हैं। काम धाम कोई है नहीं और उसके बाद दिन भर अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। ये भी देखने वाला ज़िलों में नहीं है, कोई नहीं है, जबकि इसका रिव्यू होना चाहिए, उनके काम का भी रिव्यू होना चाहिए। इसी घटना में पता नहीं इन लोगों के विरुद्ध कोई जांच बिठाई गई कि नहीं बिठाई गई, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि जब दोनों तरह की सूचना वहाँ उपलब्ध थी तो इसका मिलान क्यों नहीं हुआ। अब वही है कि अगर धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, ये दुनिया भर का कार्यक्रम हुआ होता तो ये 10 दिन में इसका पता लग गया होता। लेकिन जब तक 175(3) BNSS में परिजनों ने एप्लीकेशन देके FIR कराने का आदेश नहीं किया, पुलिस टस से मस नहीं हुई। और जैसे ही ये FIR हुई, सब 1 महीने के भीतर यानी 2 सितंबर को अपराधी भी पकड़ लिए गए, लाश का भी पता लग गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। उस समय जब ये लाश मिली थी उस समय जो कपड़े थे वो भी संभाल के रखे गए थे, पहचान भी हो गई। सब इतने ही 1 महीने के भीतर सब हो गया। 11 महीने तक कोई अपनी जगह से हिला नहीं था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। पुलिस ने भले ही FIR होने के बाद कार्रवाई की और सफलतापूर्वक 2 अपराधियों को पकड़ लिया, सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए और वो बॉडी का भी पता कर लिया कि वो कहाँ पर है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई, जिससे कि ट्रायल में बहुत दिक्कत नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे ट्रायल में ज़रूर इन लोगों को सज़ा मिलेगी, इन दोनों को जिन्होंने ये हत्या कारित की है। इस तरह के अवैध संबंधों का अंजाम भी यही होता है, बिल्कुल यही होता है। और क्यों पड़ना ऐसे चक्करों में? शादीशुदा महिला के चक्कर में जान चली गई, बहुत ही नौजवान 20-22 साल के लड़के की। क्यों ऐसा किया? और इसी के लिए शायद कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जस करनी तस भोगव ताता, यानी जैसा तुम्हारा कर्म है उसे तुम्हें भोगना ही पड़ेगा।
और नरक जात पुण्य क्यों पछताता। यानी जैसी करनी है तुम्हारी वैसा तुम्हें भुगतना होगा, और जब तुम नरक में जाने वाले हो या जा रहे हो तो अब क्या पछताना, क्योंकि तुमने ऐसा कर्म किया है। तुलसीदास, कबीरदास जी, रहीम जी, सब इन लोगों ने देश दुनिया देखने के बाद इस तरह के ग्रंथों की रचना की थी, और जो कुछ भी लिखा था वो आज भी अगर आप किसी पैमाने पर उसको देखेंगे, उसकी जांच करेंगे तो सही उतरेगा। इस घटना के संबंध में ये लाइन एकदम सटीक बैठती है कि जस करनी तस भोगव ताता, यानी हे तात, यानी जो भी व्यक्ति है, हे तात, तुमने जो करनी की थी उसका भुगतान तुम्हें करना ही है, और जब तुम नरक में जा रहे हो तो तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने ही ये कर्म किया है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।